अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेल्स में होने वाली मॉलिक्यूलर वेरिएशन के बारे में। आप यकीनन आशना होंगे वेरिएशन के ख्याल से और इस बात का अंदाज़ा होगा कि जेनेटिक मेकअप की वेरिएशन होती क्या है एक आबादी में। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास पाई जाती है मॉलिक्यूल्स की वेरिएशन मुख्तलिफ इकसाम में, जो कि एक ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकती है। और जब ये पैदा करते हैं, हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म या हयातियात में पाया जाता है डीएनए, और हमें ये भी पता है कि डीएनए के अंदर होती हैं जीन्स जो होती हैं कोडेड। ये जाती हैं डीएनए से मैसेंजर आरएनए और फिर वहाँ से जाती हैं राइबोसोम्स तक, ताकि ट्रांसलेट हो सकें प्रोटीन्स में। और ये प्रोटीन्स बहुत अहम हैं इस बात को जाहिर करने में जो कोड हुआ हुआ है हमारे डीएनए में। अब पता ये चलता है कि डीएनए ना कि सिर्फ कोड करता है मुख्तलिफ प्रोटीन्स के लिए, बल्कि एक ही प्रोटीन के मुख्तलिफ इकसाम के लिए भी। और ये इनकोड कर सकता है इनमें से कुछ प्रोटीन्स के लिए ज़्यादा कुछ हालात में, और दूसरे प्रोटीन्स के लिए भी उससे ज़्यादा, और दूसरे मुख्तलिफ हालात में जो मुनहसर हों माहौल या इन्वायरमेंट पर। और वो माहौल शायद असर डाले इस बात पर कि डीएनए का कौन सा हिस्सा ट्रांसलेट हो रहा है एमआरएनए में, जो ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में मुख्तलिफ औकात पर। अब इसके लिए हमारे पास हैं बहुत दिलचस्प मिसालें। पता ये चलता है कि हीमोग्लोबिन, जिसको हम जानते हैं एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के तौर पर, जो जुड़ता है ऑक्सीजन से हमारे रेड ब्लड सेल्स में, तो जो इसकी साख्त होती है जब एक इंसान होता है अपनी माँ के पेट में, वो बदलती है और मुख्तलिफ हो जाती है उस वक्त तक जब वही शख्स एक खुद मुख्तार इंसान बन चुका होता है। तो ये यहाँ पर एक तस्वीर है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की। यहाँ आप देख सकते हैं 4 हीम ग्रुप्स, जो हर एक जुड़ता है 2 ऑक्सीजन से। और जब आप होते हैं फीटस, यानी होते हैं अपनी माँ के पेट में, तो जो हीमोग्लोबिन की प्राइमरी साख्त होती है वो होती है हीमोग्लोबिन एफ। और जब हो जाते हैं पैदा तो ये हीमोग्लोबिन एफ बनना बंद हो जाता है और फिर हम जाते हैं हीमोग्लोबिन ए की तरफ। अब आप कहेंगे कि क्यों है हमारे पास ये वेरिएशन हीमोग्लोबिन की अक़साम में? इसका जवाब है माहौल, यानी एनवायरनमेंट। फ़र्क ये है एनवायरनमेंट का। जब इंसान होता है अपनी माँ के पेट में, तो वो खुद से सांस नहीं ले रहा होता, वो अपनी ऑक्सीजन हासिल करता है अपनी माँ के खून से। माँ का खून मिलता या मिक्स नहीं होता बच्चे के खून के साथ, लेकिन होती है एक बाउंड्री, या कह लें कि एक हद, जिसमें यहाँ ये रहा माँ का खून और यहाँ है बच्चे का। और यहाँ होता है तबादला ऑक्सीजन का इस तरह जो हो रहा होता है इस बाउंड्री के पार, और जाहिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है खारिज दूसरी तरफ। अब ये माहौल जहाँ बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को जुड़ना होता है ऑक्सीजन से, इस माहौल में पाई जाती है कम ऑक्सीजन, बनिस्बत कह लें कि हमारे फेफड़ों के, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही जगह मिक्स हो रहा है और इसको सीधी रसाई नहीं है फेफड़ों तक। तो इस माहौल में जहाँ ऑक्सीजन कम पाई जाती है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को बहुत 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 सरगर्म रहना होता है ऑक्सीजन से जुड़ने या बाइंड होने के लिए। और हम ये यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये दिखा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन का दबाव, और वर्टिकल एक्सिस दिखा रहा है कि ये मुख्तलिफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कितना सैचुरेट हो सकते हैं ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन किस हद तक इनके अंदर समा सकती है। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि फीटल हीमोग्लोबिन, जो यहाँ ये नीली लकीर दिखा रही है, ये 50% सैचुरेट होती है कम ऑक्सीजन के दबाव या ऑक्सीजन के लोअर पार्शियल प्रेशर में, बनिस्बत एडल्ट हीमोग्लोबिन के। तो एक तरीका इसका सोचने का ये है कि ये ज़्यादा बेहतर चिपक रही है या यहाँ जुड़ रही है यहाँ ऑक्सीजन से, ये निकाल सकती है ऑक्सीजन को खून से बाहर और बेहतर तरीके से। और ये बात समझ में भी आ रही है अगर हम माहौल देखें फीटस का। लेकिन जब ये बाहर आ जाता है अपनी माँ की कोख से, तो इसको ज़रूरत नहीं होती इस चिपकने की सलाहियत की, और इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, क्योंकि ये मुश्किल बनाता है ऑक्सीजन का जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ में जाना। तो इसलिए यहाँ ये ट्रांजिशन है, ये तब्दीली है हीमोग्लोबिन एफ से हीमोग्लोबिन ए में। अब सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं है जहां हम ये वेरिएशन देखते हैं, पौधे और दीगर हयातियात भी हैं जिनमें मुख्तलिफ इकसाम का क्लोरोफिल पाया जाता है।
یاد رکھیں کہ کلوروفل بہت اہم مالیکیول ہے روشنی کی توانائی کو حاصل کرنے کے لیے، جو آگے چل کر کاربوہائیڈریٹس بنانے میں مدد دیتے ہیں پودوں میں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دو مختلف قسم کے کلوروفل مالیکیولز جو دونوں ہی پودوں میں پائے جاتے ہیں، کس طرح یہ مختلف فریکوینسیز کی روشنی یا لائٹ کو جذب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کلوروفل اے بہت اچھی طرح جذب کر رہا ہے اس نیلی روشنی پر وائلٹ والے حصے کو، جبکہ کلوروفل بی بہتر کام کر رہا ہے نیلی اور ہری روشنی پر۔ اور یہاں ایک بار پھر کلوروفل بی اچھا کام کر رہا ہے لال اور اورنج روشنی کے درمیان، جبکہ کلوروفل اے یہاں بہت اچھا جا رہا ہے اس لال روشنی کو جذب کرنے میں۔ اور جو وجہ ہے اس کے اہم ہونے کی وہ یہ ہے کہ جو روشنی ایک پودا لیتا ہے، خاص طور پر دن میں مختلف اوقات پر، سال میں مختلف اوقات پر، سب کی ہوتی ہے مختلف ویو لینتھ۔ تو یہ جو ہے یہ ایک پودے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ حاصل کرے توانائی جو استعمال ہو فوٹو سنتھسس میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ صرف 2 مثالیں تھیں مولیکولر ویریشن کی۔ ہماری سیلولر میمبرین میں بہت مختلف اقسام کی فاسفولپڈس پائی جاتی ہیں جو بناتی ہیں فاسفولپڈ بائی لیئر، اور ان کی ساخت بدلتی ہے کہ یہ کتنے گاڑھے ہیں یا پتلے ہیں ان کے درجہ حرارت کے حساب سے۔ اور جانوروں پر بھی کچھ حد تک تحقیق ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کے مطابق ویریشنز میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پر کولڈ بلڈڈ اینیملز کا ہوگا زیادہ پتلا یا فلوئڈ قسم کا فاسفولپڈ، تاکہ جب درجہ حرارت کم ہو تو میمبرینز بہت زیادہ سخت نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح درجہ حرارت کے حساب سے ہمیں ویریشن ملتی ہے یہاں بھی۔ اب وقت ہے کہ ہم تھوڑی سی تعریف کریں اس بات کی کہ ہمارے پاس ہوتی ہے ہر قسم کی مولیکولر ویریشن آرگینزمز کے سیلز کے اندر، اور پھر یہ چیز مدد کرتی ہے اس آرگینزم کی کہ وہ اس ماحول کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنا سکے یا اپنے بڑھنے کے مختلف مراحل کو بھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔